नमस्कार, आप देख रहे हैं आपकी आवाज़ हमारे खास कार्यक्रम खास मुलाकात में हमारे साथ हैं योगिता भ्याना जी, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं। उनसे जानेंगे उनके संघर्ष की कहानी। आपकी आवाज़ में स्वागत है मैडम। थैंक यू। सबसे पहले मैडम मेरा क्वेश्चन रहेगा कि आपकी प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई थी? मेरी प्रारंभिक शिक्षा तो दिल्ली में ही हुई थी। जी। मैं दिल्ली में ही पली बड़ी हूँ और हमारे आसपास के स्कूल्स जैसे होते हैं, एक प्राइवेट स्कूल में मैंने शिक्षा ली और उसके बाद मिरांडा हाउस कॉलेज है दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहाँ से मैंने ग्रेजुएशन किया है। फिर उसके बाद आपका क्या रहा था ग्रेजुएशन के बाद? ग्रेजुएशन के साथ साथ ही मेरी नौकरी लग गई थी एयरलाइन में। जी। तो क्योंकि मुझे लगता था, शुरू से मुझे लगता था महिलाओं को इंडिपेंडेंट होना चाहिए, तो मुझे लगा कि ये फीस भी मैं अपने पिता माँ से क्यों लूँ। तो मैंने साथ साथ जॉब्स देखना शुरू कर दिया था, क्योंकि कॉलेज दोपहर तक होता था। उसके बाद मैंने जॉब ढूंढनी शुरू की और मुझे एयरलाइन की नौकरी समझ में आई, क्योंकि सबने बोला कि तब उस समय बहुत चार्म होता था एयरलाइन की जॉब का, और क्योंकि हाइट ऐसे थी और सबने बोला कि बहुत आराम से हो जाएगा सिलेक्शन, पर इतना आराम से हुआ नहीं। मुझे लगभग 1 साल लग गए। मैंने फर्स्ट ईयर में नौकरी की तलाश शुरू की थी, तो 1 साल में लगभग मैंने 50 से अधिक इंटरव्यूज़ दिए होंगे, तब जाके मुझे एयरलाइन की नौकरी मिली। और वो एयरलाइन की नौकरी जब मुझे मिली तो उसकी ड्यूटी टाइमिंग्स मुझे लगा था कि फ्लेक्सिबल होती हैं, पर वो सुबह से शाम की होती थी। तो पहले मैं सुबह की एक फ़्लाइट करके आती थी, फिर मैं सीधा कॉलेज जाती थी। तो 2 साल मैंने ग्रेजुएशन ऐसे की है कि मैंने नौकरी भी की और ग्रेजुएशन भी की। मैम, आप सोशल एक्टिविस्ट बनने का आपके मन में कब आया? मैंने, देखिए, ये एक्टिविस्ट जो बनते हैं वो उसके लिए कोई सोचा नहीं जाता है। सो ये एक जर्नी रही है, और समाज के कार्यों में मेरा बचपन से इंटरेस्ट था। स्कूल से ही जो कंपटीशन होते थे, जैसे वो था तो कंपटीशन का जज्बा, कि कोई समाज सेवा का ऐसा सोच के नहीं किया था। जैसे फंड रेजिंग करते थे हम ओल्ड एज होम्स के लिए, स्कूल में कंपटीशन होता था, जो ज़्यादा फंड रेजिंग करता था वो स्टूडेंट को अवार्ड मिलता था। अब मेरे को हर साल मिलता था वो अवार्ड, क्योंकि मैं सबसे ज़्यादा पैसे इकट्ठे करके आती थी उस संस्था के लिए जिसके लिए जहाँ पे बुजुर्ग लोग रहते थे, ओल्ड एज होम्स के लिए। तो वो मुझे टारगेट मिलता था 1 हफ्ते में पैसे जुटाने का। मैं एक ही दिन में गली गली घर घर जाकर डोनेशन मांगती थी। जिन्हें मैं नहीं भी जानती थी, मैंने उनके भी दरवाजे खटका के पैसे मांगे। तो उससे एक मोटिवेशन आया। और जब हमें बताया गया, जब हम थोड़े बड़े हुए, कि ये बताया गया कि ये किसी ऐसे बुजुर्गों के लिए जा रहा है जिनको घर से, माँ बाप को जो बच्चे घर से निकाल देते हैं, जो सड़क पे पड़े होते हैं, तो एक अच्छा फीलिंग आया कि हमने बहुत अच्छा काम किया। तो वहाँ से एक जज्बा था। तो एक्टिविज्म, सोशल वर्कर से एक्टिविज्म, आई थिंक वो इंटर रिलेटेड है, क्योंकि कई बार आप काम करते हैं, आपको लगता है कि ये सरकारों को करना चाहिए, ये नहीं है, ये ठीक नहीं है। जैसे अभी मैं महिला सुरक्षा पे हम काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं। तो एक्टिविज्म एक जरिया है आप अपनी आवाज़ उठाने का। अगर आप उसको एक्टिविस्ट का नाम देना चाहते हैं तो एक्टिविज्म। परी फाउंडेशन क्या चीज़ है? पीपल अगेंस्ट रेप्स इन इंडिया, परी हमारी एक मुहिम है। वो मुहिम तब हमने चलाई जब निर्भया का केस हुआ और इतना उसके साथ बर्बरता हुई, और हमने देखा किस तरह से उस बच्ची को के साथ इतना जघन्य अपराध किया और किस बर्बरता से उसे मारा। और उसके बावजूद रोज नए केसेस आ रहे, रुक नहीं रहे। तो हमने सोचा एक मुहिम की ज़रूरत है। वो मुहिम जिससे हर कोई जुड़ पाए, हर कोई उसके साथ काम कर पाए और सब उस मुद्दे पे बात करें। तो परी हमने 2012 में ही स्थापित की, और उसके साथ लगभग 10,000 से ज़्यादा लोगों को जोड़ा है अभी तक। ट्रेनिंग करी है कि किस तरह से एक बलात्कार पीड़िता की मदद करनी है और ऐसे जघन्य अपराध ना हो, उस पर एक अवेयरनेस की बात हम करते हैं लगातार, कि ऐसे कैसे रुके। आज प्रधानमंत्री जी ने भी 15 अगस्त के मौके पर महिला सुरक्षा की बात रखी, तो वो बात उन्होंने रखी, उनको गंभीरता समझ में आई। ये बात हम कब से रखते आ रहे हैं। हमें लगता है कि बहुत बड़ा मुद्दा है। अभी हाल फिलहाल में आपने देखा है, कोलकाता में एक डॉक्टर का मेडिकल कॉलेज के अंदर बलात्कार हो गया, और अभी बिहार की एक बच्ची का मैं केस उठा रही हूँ, और ये लगातार हमारे पास आते हैं। मेरठ की 2 साल की बच्ची का पिछले महीने बलात्कार हुआ और हत्या कर दी गई। आप सोच सकते हैं हम कैसे स्थितियों में रह रहे हैं। इस सब के पीछे कारण क्या लगता है मैडम? आप तो बहुत सारे विक्टिम से मिले हो आज तक, इसके पीछे मेन कारण क्या लगता है आपके हिसाब से? मेन कारण एक नहीं है, ये कारणों का ढेर है। एक तो हमारे समाज में, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी बोला, कि सजा बताई नहीं जाती है। सजा दे रहे हैं बट सजा दिखा नहीं रहे हैं, तो वो एक मूल कारण है कि सजा का वो प्रभाव नहीं पड़ रहा। दूसरा, मानसिकता, जो सबसे बड़ा कारण है बोलूंगी, कि मानसिकता ऐसी कैसी है इन दरिंदों की, कि वो 2 साल की बच्ची तक को नहीं छोड़ते हैं। तो वो मानसिकता कैसे बदलेगी, उसके लिए बहुत सारा काम, बहुत सारी चीज़ें होने की ज़रूरत है। वो मानसिकता पहले तो है क्यों, वो मानसिकता आई कहाँ से, कि उन्होंने सोच लिया कि 2 साल की बच्ची मैं बलात्कार करके मार दूँ।
तो ये मानसिकता के लिए एक स्टडी, एक पूरी रिसर्च करने की आवश्यकता है। वो मुझे लगता है हम लोग मैं विक्टिम्स तक सीमित हूँ आज तक, लगभग 12 साल हो गए मुझे इस काम में। मुझे भी लगता है कि अब हमें उस स्थिति पे जाना चाहिए, हम आरोपियों की उसके माइंड का जांच करें कि वो उसने क्या सोचा था। अब वो अनफॉर्चुनेटली हमारे देश में अलाउड नहीं है। मैं तो आपको बोलूँगी, आप पत्रकार हैं, आप जेलों में जाइए और ऐसे मानसिकता वाले अपराधियों से बात कीजिए कि उन्होंने ये बलात्कार क्यों किया था। वो एक स्टडी हमें चाहिए और बहुत कम लोगों ने किया है, ऐसा नहीं है रिसर्च नहीं हुआ इस मुद्दे पर वो रिसर्च को कोई तूल ही नहीं दी गई है, ना उसको बढ़ावा दिया गया। मुझे लगता है उनसे बातचीत करना, उनके दिमाग को समझना जरूरी है ताकि हम प्रिवेंशन पे काम कर पाए। बहुत सारी चीजें होने की जरूरत है। मैम, जैसे रेप केस होते हैं, आप पुलिस स्टेशन भी जाती हो, हॉस्पिटल भी जाती हो, आपको किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ता है उस टाइम? देखिए, पर एक तुरंत वो रिस्पॉन्स नहीं देते, आपने देखा होगा, तो आपको किन किन परेशानियों का और कैसे सॉल्यूशन निकालते हो, मदद कर पाते हो लोगों? देखो, ये तो सबसे मदद करना अपने आप में सबसे मुश्किल काम है जी। आज की डेट में। आप बिजनेस शुरू करो, आपको कम तंग किया जाएगा। आप किसी की मदद करने निकलो, आप किसी बच्ची को हेल्प करना चाहते हो, बहुत मतलब उसमें कांटे बिछाए जाते हैं आपकी राह में। पहला पुलिस स्टेशन का लेवल है। आप सोचिए, हमारे जाने पे तो फिर भी सुनवाई हो जाती है। जब वो पीड़ित परिवार, गरीब परिवार, मतलब जो बेचारे पुलिस स्टेशन कभी गए नहीं, ना उनके पास पैसे हैं, ना खाने के लिए रिसोर्सेज हैं, उनकी बच्ची के साथ अगर ऐसा होता है तो उन्हें तो पुलिस स्टेशन में एंट्री तक नहीं मिलती है। पहली बात है, पुलिस तक जाने की उनकी हिम्मत भी नहीं होती है, क्योंकि उन्हें पता है कि इसीलिए 90% केसेस दबा दिए जाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि पुलिस तक जाएंगे और उन्हीं को तंग किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल में हमारा एक केस है राजस्थान का, जहाँ आप भी हमारे साथ गए थे। अब बताइए, उस बच्ची का, मूक बधिर बच्ची का बलात्कार हुआ, उसकी हत्या हो गई और माँ बाप को पुलिस ने जेल में डाल दिया। आप बताइए, किस कॉन्फिडेंस से माँ बाप रिपोर्ट लिखाने जाएंगे? इस केस में तो मैम आप अभी लास्ट टाइम तक भी गए थे, जयपुर में प्रोटेस्ट हुआ, तो उसमें क्या कारण रहा कि माँ बाप को क्यों डाल दिए गए ऐसे? देखिए, क्या कह रही है? क्योंकि उसमें कोई प्रभावशाली इंसान है जो इसमें शामिल है, उसको बचाया जा रहा है। उसको बचाने के चक्कर में उन्होंने केस को उल्टा करने के चक्कर में माँ बाप को जेल में डाल दिया है। अभी फिलहाल बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हो गया है। अभी आप फिलहाल देखेंगे तो हजारों की संख्या में अभी जयपुर पे प्रोटेस्ट चल रहा है। तो मुझे लगता है कि बहुत अन्याय हुआ है एक पीड़ित परिवार के साथ, और यही रीजन है कि पुलिस स्टेशन में जाने से ये लोग डरते हैं। तो सरकार ऐसे लोगों के कठोर कदम क्यों नहीं उठा पाती? उठाना नहीं चाहती। पाती तो मैं नहीं बोलूंगी, क्योंकि पाए तो वो गाय को भी एक जुपिटर से ढूंढ के ले आए। अगर एक मंत्री की गाय खो जाती है, कुत्ता खो जाता है, तो वो तो आपको पता है ना, 1 सेकंड में वापस आ जाएगा। पर यहाँ पर हमारी बच्चियों को कोई तवज्जो नहीं है, कोई महिलाओं की सुरक्षा को तवज्जो नहीं है, इसलिए नहीं हो पाता। न्याय मिल जाएगा, न्याय भी मिलेगा और ऐसे अपराध होंगे भी नहीं, पर हमारी सरकारें हमारे को फेल कर रही हैं और समाज भी फेल कर रहा है। मैं सिर्फ उनको कटघरे में नहीं लूंगी, बट क्योंकि हम टैक्स देते हैं उनको, अपना पैसा देते हैं उनको सरकार चलाने का, अगर वो नहीं चला पा रहे तो वो अब फेलियर है। फिर सरकार अभी का नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कैसे नहीं होगा। बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ बोलना बहुत आसान है। बेटी को पहले तो दरिंदों से बचाओ, तभी तो पढ़ाओगे। पेट से भी बचा लोगे। कि आप भ्रूण हत्या की बात की ना, जब इन्होंने नारा दिया उन्होंने ये बोला बेटी को बचाओ, मतलब उसको इस दुनिया में आने दो, ठीक है। तो वहां तक आने को ठीक है, वो पढ़ाई तक भी ठीक है, पर वो जो बीच में दरिंदे घूम रहे हैं, चील और गिद्ध की निगाहें टिका के बैठे हैं उस बच्ची पे, उनसे कैसे बचाओगे? वो आप नहीं कर रहे हो, और फिर आप कह रहे हो बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ। पढ़ाने भेजेगा कौन? आप मुझे बताओ, मेडिकल कॉलेज के अंदर एक महिला, एक डॉक्टर का बलात्कार हो गया, तो बेटियों को पढ़ने कौन देगा? आप जी, कौन भेजेगा? मेरा समाज वैसे डर जाएगा, डरा हुआ समाज है। लड़कियों की ड्रॉप आउट होने का सबसे बड़ा रीजन ही महिला सुरक्षा, उनकी सुरक्षा का डर है पिता माँ को। ये नहीं कि वो पढ़ाना नहीं चाहते। अभी दुनिया बदल गई है, सोशल मीडिया का जमाना है, माँ बाप पढ़ाना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, पर उन्हें ये लगता है ये घर से निकल गई, इसके साथ कोई अनहोनी हो गई तो फिर क्या होगा। आप क्या चाहते हो सरकार को कैसे नियम बनाने चाहिए जिससे कि बच्चियों के साथ न्याय हो सके? पहले तो सजा 2 साल के भीतर होके सजा हो जानी चाहिए, और फांसी इन्होंने लाई है, फांसी का प्रावधान है, पर फांसी हो नहीं रही है, फांसी दिख नहीं रही है। तो फांसी जल्दी से जल्दी हो, एग्जीक्यूट हो, दिखे और उसका प्रचार हो जी, तो एक तो नज़ीर पेश होगी, तो मैसेज जाएगा। दूसरी बात, अवेयरनेस के कैंपेन जो हम करें, हमारी संस्था परी जो है, लगातार जमीन स्तर पर हम लोग अवेयरनेस की बात करते हैं, स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, पर ये हमसे नहीं होगा खाली, क्योंकि हम लोग तो ड्रॉप इन दी ओशन है, पर हम सबको लगना पड़ेगा। ये स्कूलों में कंपलसरी होना चाहिए, महिला सुरक्षा की बातचीत होनी चाहिए। अभी हमारी संस्था एक अभी दिल्ली में शुरू करी है, महिला सुरक्षा पे चर्चा बच्चों के साथ कर रही है।
तो और हमने पहले भी किया था, तो ये चर्चा बच्चों से होनी चाहिए, अवेयरनेस जाती है, और प्रशासन में भी जेंडर सेंसिटाइजेशन, जेंडर के मुद्दे डिस्कस होने चाहिए, क्योंकि अब हम बोले हम बच्चों से छुपा लेंगे। अब मैं 11वीं के बच्चों के साथ कंपटीशन, ये कंपटीशन का नाम है, मतलब अवेयरनेस प्रोग्राम कर रही हूँ। अगर हम ये बोले कि नहीं नहीं ये तो 11वीं में, उनको क्या, अरे जब सेक्स का टॉपिक 9वीं कक्षा में पढ़ा दिया जाता है तो उनको ये क्यों नहीं बता सकते महिला सुरक्षा? वो तो देख ही रहे हैं टीवी पर। उन्हें नहीं दिख रहा कि मेडिकल कॉलेज के बाहर प्रोटेस्ट हो रहे हैं कि डॉक्टर का रेप हुआ। उन्हें नहीं दिख रहा कि बिहार में मुजफ्फरपुर में एक बच्ची को 50 बार प्राइवेट पार्ट में चाकुओं से गोद दिया गया। वो हमारे बच्चे नहीं देख रहे हैं। तो अभी बहुत टाइम अब वो खत्म हो गया है जब हम ये बोले नहीं ये चर्चा इस बच्चों से नहीं करनी है, ये करनी पड़ेगी। ये सबका घर का मामला है, ये मेरा पर्सनल और आपका पर्सनल नहीं है, हर एक घर की कहानी है। एक और चीज है, मैं अभी तक परी फाउंडेशन ने ऐसे कितने केसों में आवाज उठाई है? कोई 100 से नहीं, आवाज तो हमने बहुत सारे केसेस में, हर केस में हम आवाज उठाते हैं। अब हमारा सोशल मीडिया देखिए, बट जमीनी स्तर पर उतर के 100 से अधिक केसों में हम पहुंच चुके हैं और 100 से ज्यादा अधिक विक्टिम्स को हमने मदद पहुंचाई है अभी तक। अभी मैं हाल ही में आपकी एक बुक के बारे में, बुक आने वाली, उस बुक में ऐसा क्या है, क्या नाम है, थोड़ा बहुत बताइए। जैसे आपने अभी पूरी चर्चा की, वो पूरी चर्चा का डिटेलिंग है कि क्यों बलात्कार होते हैं, क्या मानसिकता है और उस कैसे बलात्कार रुकेंगे। तो ये पूरी बुक का परिप्रेक्ष्य है और वो पढ़नी चाहिए सबको, क्योंकि हम सबकी जिम्मेदारी है समाज में। तो हम उस पे चाहते हैं कि वो किताब हर एक तक पहुंचे। वो अब कुछ महीने, मुझे लगता है कुछ और महीने मुझे चाहिए उस पे, क्योंकि बहुत सेंसिबली और बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी से लिखना पड़ रहा है उसको, तो इसलिए। मैम एक लास्ट सवाल है, अभी हमारे बच्चों को और हमारे बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगे देश के? मैं तो बस अपनी बच्चों को यही बोलना चाहूंगी कि अगर किसी ने आपको जरा सा भी कुछ बोला है, वहीं पर आवाज उठा दो। बलात्कार तक की नौबत तक की इंतजार ही नहीं करनी है, क्योंकि अगर हमने वहीं पर आरोपी को उसका मनोबल नहीं बढ़ने दिया तो काफी हद तक हम अपनी जब तक आवाज नहीं उठाएंगे काफी मुद्दा सॉल्व हो जाएगा। दूसरा, पुरुषों से ज्यादा निवेदन है, महिलाओं को तो मैं ये नहीं कह सकती बच के रहो, यहाँ मत जाओ वहां मत जाओ, पर जरूर आवाज उठाओ और किसी से डरो मत। बट मेन मेरा कहना लड़कों से है, पुरुषों से है कि ऐसी मानसिकता मत रखिए। अब मैं क्या बोलूं, ये तो आपके अंदर की आवाज है कि आप कैसे ऐसे अपराधों को अंजाम देते हैं। और माँ बाप से मेरा निवेदन है कि अपने लड़कों को अच्छी तरह की परवरिश दीजिए, ताकि क्योंकि जो कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं किसी परिवार से तो आ रहे हैं, तो उनसे पूछिए कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। बेटियों को नहीं पूछिए, बेटियों से सवाल मत पूछिए कि कब लौटोगी, कहाँ जा रही हो, बेटों से पूछो। जी, अब बात करने के लिए धन्यवाद मैम। थैंक यू। ये थी योगिता भैया जी जिनसे हमने बात की। धन्यवाद।